हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी पैरामीटर के बारे में। इससे पहले हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ पॉलीमर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से हमारा जो पॉलीमर है वो डिजॉल्व करता है किसी सॉल्वेंट में। ठीक है, तो उसी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम सॉल्युबिलिटी पैरामीटर का यूज़ करते हैं कि कितने टाइम पे हमारा जो पर्टिकुलर पॉलीमर है वो किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या है? ये एक क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी पैरामीटर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इंडिकेट्स द रिलेटिव सॉल्वेंसी बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये क्या करती है? रिलेटिव सॉल्वेंसी बिहेवियर को बताती है किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट के, कि वो किस पॉलीमर को कितने टाइम में डिसॉल्व करता है, उसका सॉल्वेंसी बिहेवियर क्या है। इट इज यूज टू डिटरमाइन दैट वेदर द सब्सटेंस विल डिसॉल्व इन अदर मटेरियल और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो हमारा जो एक सब्सटेंस है वो डिसॉल्व होगा किसी मटेरियल में या नहीं होगा। तो जो पॉलीमर है वो डिसॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में जब फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव रहती है। ठीक है, अ पॉलीमर डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट व्हेन द फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव, दैट इज इस तरह से। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इन्वॉल्व्स टू डिस्टिंक्ट स्टेजेस। तो जो डिसोल्यूशन की जो स्टेज होती है उसमें दो स्टेप्स आते हैं हमारे। फर्स्ट स्टेज आ जाती है जिसमें कि पॉलीमर जो है वो सॉल्वेंट को ले लेता है एंड एक्सपेंड्स टू फॉर्म सोलन जेल। फिर बाद में वो एक्सपेंड हो जाता है और सोलन जेल बन जाता है। द सेकेंड स्टेज ऑफ दिस सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सोलन जेल टू फॉर्म द सॉल्यूशन। फिर वो क्या होगा? सोलन जेल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम पे वो बर्स्ट हो जाएगा और सॉल्यूशन फॉर्म कर देगा। तो इन दोनों ही स्टेप में क्या होता है? एनर्जी लगती है। बोथ दिस स्टेप नीड्स एनर्जी एंड आर एंडोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेप क्या कर रहे हैं? एनर्जी इनको चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? एंडोथर्मिक है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा कि ये नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो है इस तरह से क्या रहता है, इस तरह से हमारा क्या रहेगा, हमारा इस तरह से एक सिस्टम रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है? ये है पॉलीमर। ठीक है, और ये है सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम पॉलीमर को क्या कर रहे हैं? इसमें डिसॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो हमारा जितना हमारा पॉलीमर जो है डिसॉल्व हो गया इसमें सॉल्वेंट में, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या कर देगा? सॉल्यूशन फॉर्म कर देगा। लिक्विड मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर में जाना है तो वहां पे पॉलीमर में कुछ स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा अमॉर्फस रीजन होता है, क्योंकि वो वेल पैक नहीं रहता, तो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वहां पे जगह बना लेते हैं और अमॉर्फस रीजन स्वेलअप हो जाता है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन रीजन रहता है हमारा वो वेल पैक रहता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन रीजन वेल पैक होने की वजह से उसमें बहुत कम ही लिक्विड जा पाता है। तो जो अमॉर्फस रीजन है जिसमें चला गया है सॉल्वेंट, ठीक है, तो वो क्या हो गया? सॉल्युबल हो गया। तो वो यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया हमारा। तो हाफ हमारा सॉल्यूशन बन गया है, हाफ नहीं बना है। तो अब यहाँ पे क्या होता है? तो ये क्या है? ये जो यहाँ से ऊपर वाला सिस्टम है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा सिस्टम, और ये क्या है? हमारा सॉल्यूशन बन गया है। तो ये एक तरह से क्या है? इसका सराउंडिंग है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे पॉलीमर की जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है और सॉल्वेंट की भी ज़्यादा स्ट्रांग है। पर अगर हम चाहते हैं कि पॉलीमर जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, तो पॉलीमर और सॉल्वेंट के बीच में क्या बनना चाहिए? बॉन्ड बनना चाहिए। तो इसलिए ये सराउंडिंग जो है यहाँ पे एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ताकि पॉलीमर और सॉल्वेंट का बॉन्ड ब्रेक हो जाए और हमारे पास पॉलीमर सॉल्वेंट का बॉन्ड फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है सराउंडिंग से। तो इस वजह से चेंज इन जी नेगेटिव रहता है और एंट्रोपी इसकी क्या रहती है? ये क्या है? एंट्रोपी है, ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है, एंट्रोपी चेंज वगैरह ये सब चीज़ें मैंने आपको
पहले अपनी वीडियोस में बताई हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये क्या है, एंडोथर्मिक है, तो यहाँ पे ये चेंज इन एंथैल्पी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग फॉर दिस सॉल्यूशन प्रोसेस इज पॉजिटिव एंड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मिक्सिंग इज इक्वल टू phi1 phi2। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है ये सॉल्वेंट और पॉलीमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाता है Δ1 माइनस Δ2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो phi1 और phi2 है ये वॉल्यूम फ्रैक्शंस हैं दोनों की, सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल की, जो पॉलीमर सॉल्यूट है, ठीक है, पॉलीमर सॉल्यूट है, ठीक है। Δ1 एंड Δ2 आर द कोहेसिव एनर्जी डेंसिटीज फॉर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो कोहेसिव एनर्जी डेंसिटीज क्या होती है, फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, कि कितनी हमारी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में। तो जो क्वांटिटी कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी है डेल्टा इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन 2 एज फॉलोज, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन वेपराइजेशन एनर्जी बाय मोलर वॉल्यूम, और इसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे चेंज इन वेपराइजेशन एनर्जी बाय मोलर वॉल्यूम इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी जो कि फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन है, अगर ये ब्रेक हो जाती हैं हमारे पॉलीमर और सॉल्वेंट की, तब वो डिसॉल्व हो जाएंगे और सॉल्यूशन को भी फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो जब हम किसी भी लिक्विड को टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तब और जब वो उसे अटेन कर लेता है तो उसके बाद भी अगर हम उसे हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो क्या हो जाता है, बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और जो हमारा लिक्विड है वो वेपराइज होना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से अगर हम कैलोरीज की फॉर्म में इसे हीट प्रोवाइड करवाते हैं इस मिक्सचर को ऑन सेट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें पता ये चल जाता है कि कितने टाइम पे ये बॉयल हो रहा है और कितने टाइम पे इसके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, कितनी हीट पे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बॉइलिंग से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि बॉन्ड्स कब ब्रेक हुए। तो बॉन्ड्स जिस टेम्परेचर पर ब्रेक हुए वो हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या लिखा, चेंज इन वेपराइजेशन एनर्जी बाय मोलर वॉल्यूम, क्योंकि हम उसको अगर हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हम उसे एक तरह से एनर्जी दे रहे हैं बॉन्ड को ब्रेक करने की। तो इसी चीज को आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो क्वांटिटी डेल्टा है जो कि हमने देखा पीछे, इज कॉमनली रेफर टू एज सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। तो ये ही हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ चेंज इन एनर्जी वेपराइजेशन एनर्जी बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो इट इज डिराइव्ड बाय कोहेसिव एनर्जी डेंसिटीज, जैसा कि हमने पीछे देखा, ठीक है। तो ये एक तरह से किससे डिराइव्ड होती है, कोहेसिव एनर्जी डेंसिटीज की, क्योंकि इंट्रैक्शंस अगर खत्म हो गई तो हमें पता चल गया कि ये उसमें सॉल्युबल है, ठीक है, हमारा पॉलीमर। तो इस तरह से मैं बोल रही थी कि आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोहेसिव एनर्जी डेंसिटीज है यहाँ पे, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी माइनस RT बाय मोलर वॉल्यूम, जहाँ पे C हमारा कोहेसिव एनर्जी है और ये चेंज इन हीट ऑफ वेपराइजेशन है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और ये मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर जब हमारा क्या रहता है Δ1 इज इक्वल टू Δ2, ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहते हैं, मतलब कि जो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं पॉलीमर और सॉल्वेंट की, अगर ये बराबर रहती हैं तो हमारा सॉल्वेंट क्या रहेगा, गुड सॉल्वेंट रहेगा। जाहिर सी बात है कि अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो वो इजीली एक दूसरे के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे क्योंकि सेम इंट्रैक्शंस हैं, तो वो गुड सॉल्वेंट होगा। लेकिन अगर Δ1 इज लेस देन Δ2 द सॉल्वेंट विल नॉट डिसॉल्व द पॉलीमर, ठीक है। तो अब ये जो सॉल्वेंट है इसकी इंट्रैक्शन ज्यादा है और ये पॉलीमर को डिसॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। तो जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है इसको हम मेजर करते हैं इन द यूनिट्स ऑफ कैलोरीज पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी पैरामीटर कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते बिकॉज पॉलीमर्स कैन नॉट बी वेपराइज्ड टू गिव द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ चेंज इन वेपराइजेशन एनर्जी। हम जो है पॉलीमर को वेपराइज नहीं कर पाते क्योंकि पॉलीमर क्या है, नॉन वोलेटाइल,
ठीक है, तो वो सिर्फ बॉयल ही होता रहता है, लेकिन वो वेपराइज नहीं करता क्योंकि वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है। तो इस वजह से इसको हम दीज आर मेजर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड्स, तो इस वजह से हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करते हैं। जैसे कि कितने टाइम पे जो हमारा पॉलीमर है वो लिक्विड को टेकअप कर रहा है और स्वेलअप हो रहा है, और कितने टाइम में उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होकर के वो एक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है इसको मेजर करने का। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।